नमस्कार मित्रों, मैं शंकरलाल तंवर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SLT टेकन पर। दोस्तों, समास प्रकरण के 4 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया हुआ है, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर भविष्य में अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। मित्रों, वर्तमान में यह वीडियो रीट 2021 TGT, PGT, RPSC सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, साथ में ही नेट, स्लेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। साथ में ही संस्कृत माध्यम में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह वीडियो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो उन सभी साथियों को शेयर करें जो भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। मित्रों, सबसे पहले देखिए कर्मधारय समास है, उसके कुछ सामान्य नियम। दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, यानी कर्मधारय समास है उसके दोनों पदों में, यानी पूर्व पद और उत्तर पद है उनमें दोनों में समान विभक्ति होती है, इसलिए इसको समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। यह जो कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष का ही भेद है। तत्पुरुष का भेद है वो कर्मधारय है और कर्मधारय जो समास है उसका भेद है द्विगु। तो आज के इस वीडियो में हम कर्मधारय और द्विगु समास है उसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इनको समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। यह जो दूसरा बिंदु दिया गया है समानाधिकरण तत्पुरुष भी इस कर्मधारय समास को कहते हैं। अब देखिए यहाँ तीसरा बिंदु, दिशावाची और संख्यावाची शब्दों का सुबंतु के साथ संज्ञा अर्थ वाले शब्दों में समास होता है। तो देखिए इनके उदाहरण, जैसे यह पूर्वा ईसु काम समी, ये स है ईसु काम समी, और जब इसका समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा पूर्वेशु काम समी। ये उदाहरण है और जो समस्त पद हैं वही आपको अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि परीक्षाओं में समस्त पद और विग्रह वाक्य ये दो ही चीज़ें आपके समास टॉपिक से आती हैं। दूसरा उदाहरण दिया गया इसमें सप्त ऋषय है, तो इसका जब समस्त पद बनाएंगे तो सप्तार्षय है और सप्त ऋषय है। सप्तार्षय है और सप्त ऋषय है, ये दो पद बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिशावाचक और संख्यावाचक शब्दों का तद्धितार्थ उत्तर पद और समाहार अर्थ में समास होता है। जो कर्मधारय समास है वो दिशावाचक संख्या शब्दों का तद्धितार्थ उत्तर पद और समाहार अर्थ में होता है। जैसे पूर्वस्याम शालायाम भवय है, समस्त पद बनेगा पूर्वशालय है, तो ये दिशावाची शब्द है। और इसके बाद में षण्णाम मातृणाम अपत्यम, वो होता है शाण मातुरः है। षण्णाम मातृणाम अपत्यम, यानी 6 माताओं का बेटा, उसको शाण मातुरः कहते हैं। पंच है गाव है धनम यशेष है, उसका समस्त पद बनेगा पंच गवधन है। नेक्स्ट देखिए द्विगु समास। द्विगु समास है उसके लिए प्राय कहा जाता है संख्या पूर्वो द्विगु, यानी जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो वहां द्विगु समास होता है। द्विगु समास है उसमें पूर्व पद है वो संख्या के रूप में होता है और उसी पूर्ववाची संख्यावाची शब्द का ही पूर्व प्रयोग होता है। अब ये द्विगु समास है वो 3 प्रसंगों में संख्या के पूर्व रहने पर ही होगा, और वो 3 प्रसंग कौन कौन से हैं उनको देखिए। पहला है इसमें तद्धितार्थ, दूसरा उत्तर पद और तीसरा समाहार। अब इन तीनों प्रसंगों के हम उदाहरणों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले समाहार अर्थ में द्विगु समास होने पर समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में हो जाएगा और जो अंतिम दीर्घ स्वर है वो भी ऋस्व हो जाएगा। यानी जहां अगर ये हो कि अंतिम जो दीर्घ स्वर है वो भी बाद में उसका समस्त पद बनाते समय ऋस्व हो जाएगा। तो चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। पंचानाम पात्राणाम समाहार है, 5 बर्तनों का समूह है, ये समाहार अर्थ में है, समाहार के प्रसंग में, तो इसका समस्त पद बनेगा पंच पात्रम। यहाँ देखिए पूर्व पद है पंच, वो क्या है संख्यावाची है और इसी संख्यावाची शब्द का ही पूर्व प्रयोग यहाँ किया गया है।
उसके बाद में दूसरा उदाहरण है चतुर नाम युगा नाम समाहार। 4 युगों का समूह है, उसको कहते हैं चतुर्युगम। इसी तरह से पंचा नाम गवाम समाहारे पंच गवम, और अष्टा नाम अध्याय नाम समाहारे। इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है। अष्टा नाम अध्याय नाम समाहारे अष्टाध्यायी। और जो यहाँ स्त्रीलिंग के जो शब्द होते हैं उनके अंत में जब समस्त पद बनाते हैं तो गीप प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे यहाँ अष्टाध्यायी बनता, लेकिन यह स्त्रीत्व विवक्षा में होने से गीप प्रत्यय जुड़ने से अष्टाध्यायी बना है। इसी तरह से पंचा नाम वटा नाम समाहारे पंचवटी बनता है, यहाँ भी गीप प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट, विशेषणवाची शब्दों का विशेष्यवाची शब्दों से समास होता है, और वह समास है वो विकल्प से होता है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बहुलम यानी बहुल प्रकार से ये होता है। उदाहरण देखिए, नीलम उत्पलम। यहाँ देखिए ये नीलम है वो तो है विशेषण, और उत्पलम ये है विशेष्य। यानी उत्पलम यानी कमल है, वो कैसा है उसकी विशेषता बताई जा रही है नीलम शब्द से, यानी वो नीला है। तो यानी ये तो हो गया विशेषण, यानी जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उसको कहते हैं विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो होता है विशेष्य। तो ये है विशेष्य। तो यानी इस विशेषणवाची शब्द का विशेष्यवाची शब्द से यहाँ समास हुआ है। नीलम उत्पलम समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा नीलोत्पलम। इंपॉर्टेंट उदाहरण है। इसी तरह से देखिए, कृष्ण है सर्प है। यहाँ सर्प है वो विशेष्य है और कृष्ण है वो विशेषण है। तो कृष्ण है सर्प है समस्त पद बनेगा कृष्ण सर्प है। इसी तरह से ये भी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। सन्ने पुरुष है, सन्ने पुरुष है समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा सत्पुरुष है। अब यहाँ देखिए, महान पुरुष है वो होता है महापुरुष है। तो ये हो गया विशेषणवाची शब्दों का विशेष्यवाची शब्दों से समास। अब देखें नेक्स्ट, युवन शब्द का, युवन शब्द है उसका खलती पलित वलिन और जरन सब पदों के साथ में समास होता है, और यहाँ युवन शब्द है उसका पूर्व प्रयोग होगा। उदाहरण देखिए, युवा खलती, युवा खलती, युवा खलती ये बनेगा, यानी यहाँ युवन शब्द है और ये खलती शब्द के साथ में इसका समास हुआ है। तो यहाँ और युवन शब्द है उसका पूर्व प्रयोग हुआ है। युवा में युवन शब्द है, न का लोप हो जाएगा और रूप बनेगा युव खलती, यह समस्त पद होगा। इसी तरह से युवा पलित है, युव पलित है, और युवा वलिन है, युव वलिन है, और युवा जरन युव जरन। और एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मयूर है व्यंजक है, मयूर व्यंजक है, यानी चतुर मोर। अब देखिए नेक्स्ट, वर्णवाची शब्द का वर्णवाची शब्द से समास, और दोनों पद हैं वो विशेषणवाची होते हैं। वर्ण कहते हैं रंग को, यानी जब रंग का रंग के रंगवाची शब्द के साथ ही समास होता है तो वो इसमें दिया गया है, और दोनों ही विशेषण हैं। उदाहरण देखिए इसके, कृष्ण है सारंग है, कृष्ण है यानी काला, और सारंग है यानी चित कबरा। अब इसका जब समास करेंगे तो बनेगा कृष्ण सारंग है, काला और चित कबरा। इसी तरह से रक्त है कृष्ण है, रक्त कृष्ण बनेगा, लाल और काला। रक्त है हरित है, लाल और हरा। तो ये हो गया वर्णवाची का वर्णवाची से समास। अब देखिए नेक्स्ट इसमें दिया गया है कत प्रत्ययांत पद का नए युक्त कत प्रत्ययांत शब्द से समास। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसका उदाहरण देखिए, यथा जैसे कृतम अकृतम, यानी कृत है वो तो है कत प्रत्ययांत है। क्री धातु से जब क्री धातु में जब कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो कृत है, नपुंसक लिंग में करके कृतम बनेगा। और यहाँ नए से युक्त अकृतम है, यहाँ कृतम है वो कत प्रत्ययांत है, लेकिन नए युक्त है ये, क्योंकि इसके शुरू में नए जुड़ा हुआ है। नए का जब लोप करेंगे तो एस बचता है, तो कृतम अकृतम, और इसका समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा कृता कृतम।
अब देखिए नेक्स्ट, अब यहां दिया गया है नेक्स्ट, उपमानवाची का उपमेयवाची से समास और उपमानवाची का पूर्व प्रयोग होगा। यहाँ उपमानवाची और उपमेयवाची यानी उपमान किसको कहते हैं और उपमेय किसको कहते हैं। उपमेय तो होता है जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, वो तो होता है उपमेय, और उपमान वो होता है कि हम जिस वस्तु के द्वारा किसी की तुलना कर रहे हैं तो वो वस्तु है, वो उपमान होती है, और उसी उपमान शब्द का यहाँ पूर्व प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण से देखिए, घन इव श्याम है, तो श्याम है, घन इव श्याम है, तो यहाँ घन है वो क्या है, उपमानवाची है, यानी घन यानी बादल से हम तुलना कर रहे हैं, और किसकी कर रहे हैं, श्याम है यानी श्याम की। घन की तरह है काला, मेघ की तरह है घन इव श्याम है, घन श्याम बनेगा। इसी तरह से दुग्धम इव ध्वलम, यहाँ ध्वलम यानी सफेद है, किसकी तरह, दुग्धम दूध की तरह, दूध की तरह है, सफेद है, उसको कहेंगे हम दुग्ध ध्वलम। गज इव स्थूल है, वो बनेगा गज स्थूल है। कर्पूर इव गोरे है, कर्पूर है यानी कपूर, इव यानी की तरह है, गोरे यानी गोरा, कपूर की तरह गोरा, उसको कहते हैं कपूर गोरे। तो यह हो गया उपमानवाची का उपमेयवाची शब्दों से समास। अब यहाँ देखिए उपमानवाची जो शब्द थे, घन है, दुग्ध है, गज है, कर्पूर है, इनका ही यहाँ पूर्व प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ दिया गया है उपमेयवाची का उपमानवाची शब्दों से समास, यानी पूर्व में हम क्या कर रहे थे, उपमानवाची शब्दों का उपमेयवाची से समास कर रहे थे, लेकिन यहाँ अब उपमेय है शब्द है उसका हम पूर्व प्रयोग करेंगे और उपमानवाचक का बाद में प्रयोग करेंगे। देखिए उदाहरण, पुरुष है अयम व्याघ्र। अब यहाँ उपमेय है वो पुरुष है और उपमान क्या है, व्याघ्र, यानी व्याघ्र है, चित्ते से हम इसकी तुलना करेंगे। पुरुष है अयम व्याघ्र, यह जो पुरुष है वो व्याघ्र की तरह है, चित्ते की तरह है, तो उसको कहते हैं पुरुष व्याघ्र है। इसी तरह से पुरुष है अयम सिंह, ये भी बना सकते हैं, व्याघ्र की जगह सिंह है, तो वो क्या बन जाएगा, पुरुष सिंह है। अब इसी तरह से देखिए, मुखम कमलम इव, मुख है वो किसकी तरह है, कमल की तरह है, तो मुख कमलम बन जाएगा। अब इसी तरह से देखिए, कर है किशलय इव, कर किशलय बनेगा। नेक्स्ट देखिए, शाक पार्थिव आदि शब्दों में पूर्व पद के उत्तर पद का लोप भी हो जाता है। कब, जब उपमेयवाची शब्द का हम उपमानवाची शब्द से समास कर रहे होते हैं, तो शाक पार्थिव आदि शब्दों में पूर्व पद का जो उत्तर पद होता है, यानी पूर्व पद में ही जो उत्तर पद है उसका भी लोप हो जाता है। जैसे शाक प्रिय पार्थिव है, शाक प्रिय पार्थिव है, तो जब इसका समस्त पद बनाएंगे तो ये पूर्व पद का उत्तर पद प्रिय है उसका लोप हो जाएगा और बनेगा क्या, शाक पार्थिव है। अब देखिए नेक्स्ट है, और देखिए इसके उदाहरण है, देव पूजक है ब्राह्मण है, देव ब्राह्मण है, यहाँ भी जो उत्तर पद है पूर्व पद का पूजक है उसका लोप हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए, द्वयाधिकाः दश है, तो वो बनेगा द्वादश है, यहाँ अधिका शब्द है उसका लोप हो गया। इसी तरह से छाया प्रधान तरु, उसका समस्त पद बनेगा छाया तरु, यहाँ भी प्रधान शब्द है उसका लोप हो गया। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।